हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू प्रेरणा एजुकेशनल हब। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 10th की इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नाम है विकास। तो इकोनॉमिक्स, जो कि आप कहते हो हिंदी में जिसे अर्थशास्त्र, उसका क्लास 10th का ये चैप्टर नंबर 1 है फ्रॉम योर NCERT बुक। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या देखा था, हमने इस चैप्टर को किस तरीके से डाउनलोड करना है, उसके नोट्स की PDF के बारे में हमने देखा था। तो आप वाली वीडियो ज़रूर देखना, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी उसका। तो अब देखते हैं, अब चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले विकास होता क्या है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में डेवलपमेंट, मतलब किसी भी चीज़ की क्या होना, वृद्धि होना, बढ़ोतरी होना किसी भी स्पेसिफिक क्षेत्र में। तो जैसे कि एक एम्प्लॉयमेंट है, एक एम्प्लॉय है जैसे, ठीक है, लाइक ये एक एम्प्लॉय है, कोई काम करता है अपने ऑफिस में, इसको क्या मिलता है, इसको समझ लो आप 10,000 पर मंथ इसको सैलरी मिलती है। और तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, इसकी सैलरी बढ़ के 15,000 हो जाती है पर मंथ। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि इस एम्प्लॉय का क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है ना। पहले 10,000 मिलती थी, अब 15,000 इसकी सैलरी हो गई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, उसका विकास हुआ है। तो इसी तरीके से हम विकास को समझते हैं। अब हम देखेंगे विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। इसका मतलब है कि जो विकास है वो हर व्यक्ति, हर इंसान के हिसाब से क्या है, अलग अलग हम देखते हैं। हर इंसान के लिए विकास कुछ अलग हो सकता है, उसका गोल, उसका लक्ष्य कुछ और हो सकता है। विकास के लिए सबका सेम होना ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं किसान। तो जो एक किसान है वो अपना विकास किस तरीके से ढूंढता है, वो सोचता है कि उचित उसको सिंचाई व्यवस्था मिल जाए, कि उसकी जो फसल है वो अच्छे से सिंचित हो जाए, उसमें अच्छे से इरिगेशन फैसिलिटी उसको मिल जाए और उसकी फसल के अच्छे दाम उसे मिल जाए। तो ये सारी चीज़ अगर हो जाती है तो वो किसान समझता है कि उसका विकास हो गया है। तो उसका विकास का लक्ष्य इस तरीके से हमने देखा। फिर हम देखते हैं एक उद्योगपति। उद्योगपति मतलब जो होते हैं हमारे पास, जो अगर हम उनके बारे में देखें तो जो इंडस्ट्रीज़ में जो काम जो करवाते हैं, जो उद्योगपति होते हैं, वो देखो उनके हिसाब से क्या है कि कर लाभ उनको मिल जाए, टैक्स बेनिफिट्स मिल जाए, टैक्स कम हो जाए और ज़्यादा बिजली हेतु ज़्यादा बांध की मांग, जिससे क्या हो, उनके उद्योग निरंतर चलते रहें, उनके जो कारखाने हैं वो लगातार चलते रहें उनकी। तो ये चीज़ हम देखते हैं उद्योगपति के हिसाब से कि उनके लिए क्या विकास है, कि जो कर हैं, जो टैक्स हैं वो कम हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बांध बन जाए, जिससे कि क्या है, बिजली की फैसिलिटी जो है उनको निरंतर मिलती रहे, जिससे उनके जो उनके उद्योग हैं वो निरंतर चलते रहें। तो ये हो गई उद्योगपति का विकास का लक्ष्य जो हमने देखा। तो यहाँ पे देखो, जो हमने किसान का लक्ष्य देखा और जो उद्योगपति का लक्ष्य देखा, वो दोनों डिफरेंट है ना। तो डिफरेंट है, इसका मतलब क्या, वो हेडिंग हमें क्लियर हो रही है यहाँ पे कि अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। अब हम एक और देखते हैं कि आदिवासी जो होते हैं, ट्राइब्स होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, तो उनके हिसाब से देखो, उनके क्षेत्र में निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाना। मतलब देखो, जैसे इस एरिया में कुछ आदिवासी रहते हैं, ठीक है, कुछ आदिवासी यहाँ पे रहते हैं लाइक, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सरकार बोलती है कि यहाँ पे हम कोई किसी चीज़ का निर्माण करने वाले हैं, या रोड का निर्माण करने वाले हैं, किसी चीज़ का निर्माण, डैम बनाने वाले हैं। तो यहाँ से क्या, इस एरिया को साफ़ करना पड़ेगा, जहाँ यहाँ पे जो जंगल है उसको साफ़ करना पड़ेगा। तो साफ़ करने के लिए जब हम साफ़ करेंगे तो ये जो ट्राइब्स हैं, जो आदिवासी हैं, उनको यहाँ से शिफ्ट होना पड़ेगा, कहीं और जाना पड़ेगा। तो कहीं और जाएंगे तो इससे क्या होता है, इससे इनका विकास में क्या, एक टाइप से बैरियर टाइप का काम करता है। जब हम कहते हैं कि यहाँ से आपको शिफ्ट होना पड़ेगा उन लोगों से, तो ये हमें बताता है कि ये इनके विकास का लक्ष्य नहीं है। इनके लिए विकास का लक्ष्य ये है कि इनको उनकी जगह पे आराम से रहने दिया जाए, वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई बाहरी हस्तक्षेप ना हो। तो ये इनके लिए एक विकास का लक्ष्य है। जैसे एग्जाम्पल देखो, वहाँ पर जो डैम है या बांध होता है उसको ना बनाया जाए, जिससे क्यों ना बनाया जाए, क्योंकि वहाँ की ज़मीन क्या होगी, जलमग्न हो सकती है, मतलब कि वहाँ पे पानी भर जाएगा, फिर वो लोग वहाँ कैसे रह पाएंगे, उनका घर तो फिर वहाँ से हट जाएगा। तो इसीलिए इनका विकास का लक्ष्य इतना होता है कि वहाँ जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य ना हो, जिससे कि उनका जीवन क्या, अस्त व्यस्त ना हो। तो ये हमने 3 एग्जाम्पल देख लिए हैं। अगर क्वेश्चन बनता है कि विकास अलग अलग लोगों के लिए उसके लक्ष्य अलग होते हैं, आपको समझाना पड़ेगा।
तो आप एग्जाम्पल इन तीनों का दे सकते हो। फिर आप कंक्लूजन क्या दोगे? कंक्लूजन दोगे कि इस तरह से हम देखते हैं कि सभी लोगों के लिए क्या है, विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं, जो कि हमने ऊपर एग्जाम्पल से समझ लिया है। तो इस तरीके से हो गया ये बात। अब देखो यहाँ पे देखो, ज़रूरी नहीं है कि एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए भी विकास हो, यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। तो ये भी हम, ये जो एग्जाम्पल था उसमें देखो कि जो आदिवासी है और जो उद्योगपति है, तो उद्योगपति चाहता है कि यहाँ पे ज़्यादा बिजली के लिए ज़्यादा बांध बन जाए, लेकिन वो जो आदिवासी है उसको क्या, उसको तो इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर वहाँ डैम वगैरह बन गया तो उनका तो जो रहने का एरिया है वो तो उनसे छिन जाएगा। तो ये हमें एग्जाम्पल बताता है कि जो किसी, जैसे यहाँ पे उद्योगपति के लिए विकास है कि वहाँ पे बांध बने, लेकिन ये आदिवासी के लिए वो विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि उनका तो वहाँ से घर हट जाएगा। तो ये वाली बात यहाँ पे सेंटेंस में कही गई है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में। तो यही बात यहाँ पे आपको दी हुई है उद्योगपति और जो कि आदिवासी के बीच में, जो मैंने आपको समझाया ऊपर अभी। अब देखो आय और अन्य लक्ष्य। तो सब लोग ये चाहते हैं कि विकास का क्या, सबसे पहला जो सब लोग बोलते हैं कि पैसा हो हमारे पास, तब हमारा डेवलपमेंट होगा, तब हमारा विकास होगा। लेकिन विकास के अतिरिक्त भी हमारे कई अन्य लक्ष्य होते हैं जो कि हमें सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी होते हैं। वो भले ही हमें दिखाई ना देते हों, लेकिन वो हमारे लिए क्या है, काफ़ी ज़रूरी होते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे, तो आय के अतिरिक्त भी लक्ष्य हो सकते हैं, जैसे बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और आदर मिलना। अच्छा, अब आप सोचो, आप कहीं पे काम करते हो और वहाँ पे आपको पैसा तो अच्छा खासा मिल रहा है, लेकिन आपको वहाँ पे बराबरी का व्यवहार नहीं हो रहा आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव किया जा रहा है किसी भी तरह से। आपकी जो स्वतंत्रता है उसको छीन लिया जाता है किसी भी तरह से। सुरक्षा का कुछ नहीं है वहाँ पे, आपको काफ़ी वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील होता है, वहाँ पे सुरक्षा नहीं है बिल्कुल भी, आपको डर लगा रहता है और आपको सम्मान भी नहीं मिलता वहाँ पे। इनमें से कुछ भी आपके साथ नहीं हो तो क्या वो आपके लिए एक, आप सोचोगे कि आपका रियलिटी में विकास हो रहा है? बिल्कुल नहीं, आप नहीं सोचोगे ऐसा, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे विकास में, क्योंकि ये सारे भी चीज़ें क्या है, हमारे अदर गोल्स हैं, हमारे अन्य लक्ष्य हैं विकास के। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर इनमें से भी एक भी चीज़ आपको ना मिले तो आप का वो विकास का स्रोत नहीं, सही नहीं होगा आपके लिए। तो यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि आय के अतिरिक्त भी अन्य लक्ष्य होते हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आप देखो इसमें यहाँ लिखा है, इनको मापा नहीं जा सकता, जैसे हम मनी को गिन सकते हैं ऐसे ही इन सब चीज़, पैसे को गिन सकते हैं ना जैसे, तो जैसे इन सब चीज़ों को मापा नहीं जा सकता, लेकिन यह बहुत आवश्यक है। तो ये, लेकिन ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये हम खुद फील कर सकते हैं। एग्जाम्पल, क्या आप अपनी नौकरी स्वीकार करने से पहले इन सब चीज़ को देखते हैं जो आपको नीचे दिया हुआ है? तो हम पढ़ते हैं अभी, नौकरी स्वीकार करने से पहले हम आय के अतिरिक्त परिवार हेतु सुविधाएं, काम करने का वातावरण, स्वतंत्रता और अनेक चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पे हमें बता रहे हैं ना कि आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं नौकरी स्वीकार करते समय। हम पैसा तो देखेंगे, हम इनकम तो देखेंगे, लेकिन साथ में देखेंगे कि क्या हमारी फैमिली वहाँ पे कंफर्टेबल है, क्या वहाँ का वातावरण जो है वो काम करने लायक है, वहाँ पे हमें फ्रीडम मिल रही है नहीं मिल रही है, हम तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि पैसा ही सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं होता है विकास के लिए, और चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा इस प्रकार विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय विकास क्या है, नेशनल डेवलपमेंट। तो देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती हैं, क्योंकि ये देश के अंदर टाइप के आपको लोग मिल जाएंगे डिफरेंट टाइप के, और उनकी जो लोगों की जो धारणाएं हैं वो क्या होती है, ऑब्वियसली एक दूसरे को क्या होती है, विरोधी होती है, हर किसी की सेम तो नहीं होती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आपकी राष्ट्रीय विकास की धारणा है वो डिफरेंट लोगों की डिफरेंट हो सकती है, जो कि परस्पर विरोधी भी होती है। तो ये बस इतना ही टॉपिक आपको दिया हुआ आपकी बुक में, तो आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। अब हम देखते हैं विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना हम किस किस तरीके से करते हैं, ये भी हम देखते हैं। तो देश की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है, मतलब कि वो कितना इनकम जनरेट कर रही है वो राज्य या देश। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। मतलब अगर इंडिया कम पैसे कमा रहा है और अमेरिका ज़्यादा पैसे कमा रहा है, तो इंडिया को क्या समझा जाएगा कि वो कम विकसित है।
तो इस तरीके से। लेकिन अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे कि और भी फैक्टर्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि कौन सा राज्य किसकी तुलना में ज़्यादा बेहतर है। लेकिन यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि आय को सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है, तो ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखते हैं एक देश की आय क्या है। अब जब आय की बात हो रही है तो हम देखेंगे एक देश की आय क्या है। किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। तो देश तो कोई पैसे कमाने जाता नहीं है कहीं पे, देश का खुद उठ के थोड़ी ना जाएगा, तो वहाँ के जो लोग हैं वही जो पैसे कमाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, देश की आय कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात दी है, लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है कि आप सबकी आय इनकम गिनो और फिर बताओ। ये चीज़ उपयुक्त नहीं है क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। कुल आय की तुलना करने से हमें ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या काम कर सकता है, तो एवरेज इंसान क्या क्या काम कर सकता है, ये चीज़ हमें किसी की कुल आय जानकर ये पता नहीं चल सकती। इसीलिए हम क्या करते हैं, औसत आय की तुलना करते हैं। मतलब कि औसत आय इज़ बेटर देन जो हमारी कुल आय है उससे। तो मतलब जो औसत आय है वो ज़्यादा बेहतर है कुल आय से जब हम देशों की तुलना करते हैं। ये बात हमें यहाँ पे बताई जा रही है। तो इसीलिए हम जब देशों की तुलना करते हैं तो हम कुल आय को नहीं लेते हैं, हम औसत आय को लेते हैं। तो औसत आय, तो औसत ये इम्पॉर्टेंट है आपका। तो औसत आय वह आय है जो देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या है, एक फॉर्मूला है आपका। औसत आय कैसे प्राप्त की जाती है कि देश की कुल आय जो है, मतलब कि देश की कुल आय आपको यहाँ पे लिखनी है, देन डिवाइडेड बाय कुल जनसंख्या, कितनी जनसंख्या है ये। तो ये आपकी औसत आय का फॉर्मूला है। तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना, अगर कहीं पूछा गया तो आप लिखने के यहाँ पे आपको याद रहे। उसके बाद है औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आ जाए प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला बताओ तो भी आपको यही वाला फॉर्मूला लिखना होगा। अब देखो, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में औसत आय मापदंड का प्रयोग। अब नेक्स्ट पढ़ना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में औसत आय मापदंड का प्रयोग किया गया है। तो जो विश्व बैंक था, जो हमारा विश्व बैंक जो कि सबको लोन्स देता है दूसरे देशों को, तो विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट, उनकी रिपोर्ट है जो कि हम कहते हैं विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार जो देशों का वर्गीकरण किया गया था उसमें उन्होंने किसको मापदंड रखा था, किसका क्राइटेरिया क्या था, औसत आय। कि औसत आय के आधार पर हमें बताया गया कि कौन सा देश किस नंबर पे आता है विकास के मामले में, इस तरीके से। तो वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है उसे समृद्ध देश कहा गया, उनकी रिपोर्ट में ये बताया गया था। एंड सेकेंड, वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $995 प्रति वर्ष या उससे कम है उन्हें निम्न आय वाला देश कहा गया। तो आप देखो यहाँ पे 2017 में जिस देश की प्रति व्यक्ति आय, हमने देखा था प्रति व्यक्ति आय को क्या कहते हैं, औसत आय भी कहते हैं, याद रखना है इस बात को। तो जिस देश की 2017 में प्रति व्यक्ति आय या फिर औसत आय $12,056, ठीक है, उससे क्या था, प्रति वर्ष या उससे अधिक है। मतलब कोई देश अगर इतना कमाता है, प्रति व्यक्ति आय $, की इतनी है या फिर इससे ज़्यादा है, तो उसे हमने कहा समृद्ध देश, ठीक है। एंड फिर हमने देखा कि वे देश जिनकी जो औसत आय है वो $995 प्रति वर्ष, मतलब कि जो प्रति वर्ष इतने $, इतने से कम कमाता है या फिर जिसकी प्रति व्यक्ति आय इससे कम है, इतने $995 से प्रति वर्ष, तो वो निम्न आय वाला देश कहा गया है। तो इस रिपोर्ट में ये था। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन बनता है तो आप एप्लीकेबल होने चाहिए, एलिजिबल होने चाहिए इस आंसर करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं भारत की क्या स्थिति थी उस टाइम। तो भारत मध्य वर्ग के देशों में आता है क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2017 में केवल $1,820 प्रति वर्ष थी, जो कि हमारी इससे थोड़ी ज़्यादा है, और जो ये $12,000 जो भी आपका 56 दिया है उससे कम है। तो उसके बीच वाला देश था हमारा उस टाइम भारत। तो अभी तो स्थिति चेंज हो गई होगी क्योंकि ये काफ़ी पुराने डेटा हैं। अब हम चलते हैं औसत आय की सीमाएं क्या क्या हैं।
तो हमने देखा कि औसत आय हमारा उपयुक्त मापदंड माना गया है ना। तो अब हम देखते हैं, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। लिमिटेशंस ऑफ एवरेज इनकम। यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, जब हम तुलना करते हैं देशों की तो औसत आय एक उपयोगी है, फिर भी यह असमानताएं छुपा देते हैं। तो इससे हमें ये नहीं पता चलता कि कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अमीर हैं, तो ये सारी चीज़ इससे हमें पता नहीं चल पाती है। तो इसीलिए ये असमानताएं छुपा देता है, इसीलिए इसकी एक सीमा है। मतलब सीमा मतलब कि इसकी एक ये लिमिटेशन है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, आपको एक अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब उदाहरण हेतु हम देखते हैं, दो देश हैं, एक देश का है और एक देश खा है, पर विचार करते हैं। सरलता हेतु हम मानते हैं कि प्रत्येक देश में 5 निवासी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम मान रहे हैं कि दोनों देशों में 5 निवासी हैं। तो देश का देखो, देश खा देखो, तो लोग पहले हमने मान लिया कि 5 निवासी हैं। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि आपको बताना है कि औसत जो आय है उसकी असमानताएं क्या क्या हैं, लिमिटेशंस या फिर उसकी कमियां क्या हैं, तो आपको इस अच्छे से अगर डिस्क्राइब करके बताना है। अगर आपका बड़ा आंसर आता है, बड़े मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे आपको इस तरीके से एग्जाम्पल देना है। तो लोग देखो, हमने माना था 5 लोग हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ही इसमें 1 2 3 4 5 दोनों में 5 लोग हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आय कितनी कमा रहे हैं, हम ये देखते हैं। तो आय हम देखते हैं, पहला इंसान जो है 100 रुपये कमाता है, दूसरा इंसान 100, तीसरा भी 100, चौथा भी 90 कमाता है और पाँचवा जो है वो 110 कमाता है। तो कुल आय क्या होता है कि जितने जो रुपए कमा रहे हैं, इनकम जनरेट हो रही है, उनको प्लस कर दो। तो कुल आय हमारी 500 हो गई, इनको ऐड करके आप देखना 500 आएगा, तो 500 हो गई। अब औसत आय निकालने का फॉर्मूला क्या था, जल्दी से याद करो। तो औसत आय निकालने का फॉर्मूला था कुल आय बाय कुल जनसंख्या। मैंने कहा था ना, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, तो लर्न करके रखो उसको, औसत आय के एग्जाम्पल को। औसत आय को और किस नाम से जाना जाता है तो जल्दी से बताओ कमेंट्स में, अभी बताओ। तो औसत आय इक्वल्स टू, हमने फॉर्मूला लिखा, तो कुल आय कितनी है, 500 है, यहाँ पे हमने लिखा भी है, या तो प्लस कर लो इनको या तो डायरेक्ट लिख लो 500। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा 500 और कुल जनसंख्या हमने माना था 5 है, तो 500 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ गया निकल के, ये आ गया 100। तो यहाँ पे 100, तो यहाँ पे देखो आंसर आ गया आपका 100। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो औसत आय निकल के आया है वो निकल के आया है 100। और इसी एक एग्जाम्पल को यहाँ पे देखते हैं, बट यहाँ पे ये डिफरेंस है, यहाँ पे भी 5 लोग हैं, यहाँ पे भी 5 लोग थे, लेकिन यहाँ पे क्या लोग हैं, लोग एक प्रकार से समान रूप से क्या कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है उनकी इनकम में। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे कोई लोग 10 रुपये कमा रहा है, कोई 20 कमा रहा है, कोई 40 कमा रहा है, कोई 30 कमा रहा है, कोई तो 400 कमा रहा है। तो यहाँ देखो, यहाँ हमें दिख रहा है कि कुछ तो बहुत गरीब है, देखो 10 20 40 कमा रहे हैं, 30 कमा रहे हैं यहाँ, और ये देखो एक 400, एकदम ही अदर लेवल, एकदम इतने सारे पैसे कमा रहा है। लेकिन यहाँ पे हम देखा कि यहाँ पे लोगों ने कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उनके पैसे कमाने में, तो यहाँ पे सारे लोग इतने भी गरीब नहीं हैं और सब लोग बराबर कैटेगरी ऐसे लग रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे बहुत गरीब लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं, लेकिन एक बहुत ज़्यादा अमीर इंसान हमें दिख रहा है। तो ये यहाँ पे बताता है। उसके बाद देखो कुल आय कितनी आई, 500 हो गई। कुल आय क्या होता है, इन सबको ऐड कर दो, कुल आय आ जाएगी। फिर औसत आय का फॉर्मूला वही जो कुल आय थी डिवाइड बाय कुल जनसंख्या। तो कुल आय तुम्हारी 500 है, कुल जनसंख्या हमारे पास 5 है, तो आंसर निकल के आएगा 100। तो यहाँ पे देखो दोनों एग्जाम्पल में हमारे पास आंसर आ रहा है 100, लेकिन जो हमें ये वाला हैप्पी देश लग रहा है, ये वाला खुश लग रहा है, और ये वाला जो है वो दुखी लग रहा है। क्योंकि इसके अंदर गरीब लोग हैं ना। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा, औसत आय में तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता है ना। औसत आय में तो हम बस हमारे पास निकल के आ जाती है कि आपकी औसत आय कितनी है, अंदर की बात किसको पता, अंदर की बात ये छुपा देता है, औसत आय अंदर की बात छुपा देता है। तो हमें नहीं पता ना इस देश में कितने लोग कितने रुपए कमा रहे हैं और इस देश में कितने कमा रहे हैं, हमें तो एवरेज पता चला है, बस एवरेज कि औसत कितना है। हमें अंदर से नहीं पता कि कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अमीर हैं। इतनी असमानता छुपी हुई है कि एक इंसान तो इतने ज़्यादा रुपए कमा रहा है और एक इतना गरीब है कि वो अपनी जो अपनी नीड है, अपनी आवश्यकता का सामान तक नहीं खरीद पा रहा। तो ये हमें पता चलता है कि औसत आय इन सारी असमानताएं जो होती हैं उनको छुपा देता है। हमें नहीं पता चलता किसी की एवरेज इनकम से, किसी देश की, कि उसके अंदर कितने गरीब या कितने अमीर लोग हैं।
ये इसकी एक लिमिटेशन है, ये इसकी एक कमी है औसत आय की। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा बैक करके फिर से देखना। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन मिलता है, तो ये आप इसको पढ़ सकते हो। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको भी समझाई। अब आप देखो आय और अन्य मापदंड क्या क्या है। मतलब किसी देश को की तुलना करने के लिए हमने पहला क्या देखा, जल्दी से बताओ क्या देखा। इनकम देखी उसकी, कौन सी, कुल आय नहीं देखी हमने, औसत आय देखी। औसत आय का हमने वो भी देखा, लिमिटेशन क्या होती है, उसकी कमी क्या होती है कि वो असमानताएं छुपा देता है। अब हम देखेंगे कि अन्य मापदंड क्या है। मैंने आपको बताया था उसके अलावा भी अदर क्राइटेरिया होते हैं जिसके आधार पर हम देशों की तुलना करते हैं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब आप देखो, जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों के विषयों में भी सोचते हैं। जैसे वहाँ की साक्षरता दर क्या है। साक्षरता दर क्या होता है कि कितने लोग शिक्षित हैं, कितने लोग पढ़े हुए हैं, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की है। शिशु मृत्यु दर कितनी है वहाँ की, और निवल उपस्थिति अनुपात, ये सारी चीज़ों के बारे में भी हम वहाँ देखते हैं। तो केरला में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, 94% है 2011 के अनुसार। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं किसी देश या राज्य की तुलना करते समय। आय के अतिरिक्त, मतलब कि जो पैसे हैं या इनकम, उसके अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं। तो बताओ जल्दी से। साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर, निवल उपस्थिति अनुपात एंड एट्सेट्रा, मतलब आदि। अब इनकी डेफिनेशन देखते हैं, ये होता क्या है, इनको लर्न करना अच्छे से। अगर एग्ज़ाम में आएगा तो डेफिनेटली आपको ये अटेम्प्ट करना पड़ेगा। शिशु मृत्यु दर क्या है। तो प्रति वर्ष प्रति 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु को प्राप्त बच्चों का अनुपात शिशु मृत्यु दर कहलाता है। मतलब हर साल प्रति 1000 जीवित बच्चों में से, मतलब कि जितने भी 1000 प्रति वर्ष, मतलब हर साल 1000 जितने भी जीवित बच्चे होते हैं, उनकी 1 वर्ष मतलब 1 साल से पहले जिनकी डेथ हो जाती है, उन शिशुओं के उन बच्चों के अनुपात को क्या कहते हैं हम, शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो अब देखो, अगर किसी देश या फिर राज्य का शिशु मृत्यु दर, मतलब 1 साल से पहले बच्चा मर जाता है, तो क्या वो विकसित देश कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो यही बात है कि शिशु मृत्यु दर अगर आपके स्टेट की या फिर अगर आपके देश की कम है, दैट मीन्स कि वहाँ पर वहाँ पे जो हेल्थ की सुविधाएं आपको दी जा रही हैं वो अच्छी है। मतलब कि आपकी देश जो है वो विकसित है या फिर विकासशील है। तो ये इससे हमें ये पता चलता है, विकसित और विकासशील में अंतर होता है, वो हम आगे जानेंगे। तो देखो साक्षरता दर, अब हम देखेंगे साक्षरता दर क्या होता है। तो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को साक्षरता दर कहते हैं। मतलब कि 7 साल का जो बच्चा है या उससे ऊपर की जो आयु वाले जितने भी लोग हैं, उनमें जो साक्षर जनसंख्या है उनका अनुपात हमारा साक्षरता दर कहलाता है। तो सिंपल है ये काफ़ी। उसके बाद हम देखते हैं निवल उपस्थिति अनुपात। तो 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत को हम निवल उपस्थिति अनुपात कहते हैं। मतलब कि 14 से जो 15 साल के बच्चे होते हैं, वो कितने बच्चे स्कूल जाते हैं और कितने बच्चे नहीं जाते हैं, उनका जो अनुपात है वो हमें क्या कहते हैं कि हम निवल उपस्थिति अनुपात है। अब आप देखो प्रति व्यक्ति आय क्या होता है या फिर औसत आय, जो हमने पीछे अभी देखा था उसका हमने फॉर्मूला भी देखा। क्या फॉर्मूला था उसे भी कमेंट्स में बताओ, आपको लर्न होना चाहिए। अब इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं, या फिर वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हो आपकी, उसको डिवाइड करने से जो हमें प्राप्त होती है वो आपकी प्रति व्यक्ति आय होती है। लेकिन फिर से एक डेफिनेशन को जब हम इस तरह से लिखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो जो आपको अच्छे लगे वो आप लिख सकते हो। तो एक देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाली आय को औसत आय कहते हैं। दोनों चीज़ सिमिलर हैं, कोई सी भी आप लिख सकते हो कि देश की जो कुल आय है उसको डिवाइड कर दो उसकी कुल जनसंख्या से, आपको जो प्राप्त होती है वो आपकी औसत आय होती है। सिंपल, वेरी सिंपल। अब आप देखो सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती हैं। तो सार्वजनिक का मतलब क्या होता है, पब्लिक। सुविधाएं मतलब फैसिलिटीज़, मतलब पब्लिक फैसिलिटीज़, जो हमारे लिए फैसिलिटीज़ होती हैं वो। तो सार्वजनिक सुविधाएं हम देखो, इसकी एक तरह से डेफिनेशन है कि सरकार द्वारा अपने नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं, जैसे स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, स्कूल, स्वास्थ्य देखभाल, पानी आदि।
तो यहाँ पे आप देखो कि जो सार्वजनिक सुविधाएं होती हैं वो सरकार द्वारा अपनी जो नागरिक हैं उनको प्रदान की जाती है। जैसे कि बसेस हो गई, जो सार्वजनिक परिवहन होता है बस, जिसमें हम सब लोग ट्रैवल करते हैं, स्कूल हो गया, है ना, और जो हमारे हॉस्पिटल्स होते हैं, और पानी, स्वच्छता मतलब कि जो साफ़ सफाई करवाती है सरकार, वो सब क्या है, एक पब्लिक फैसिलिटी हम कहते हैं उन सब चीज़ों को। और एक बात कि इसमें जो यहाँ पे हम देखेंगे, देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आपको समझ समझ के चलना है, तो आपको काफ़ी इजी लगेगा सब कुछ। ये आवश्यक नहीं है कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। अब आप देखो, इसमें आपको बताया जा रहा है कि भले ही आप कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो सारी चीज़ें खरीद सकते हो जो कि आपको एक बेहतर जीवन के लिए चाहिए। अगर आपको एक बेहतर जीवन के लिए चाहिए, है ना, बेहतर जीवन आपको व्यतीत करना है, तो आपको स्कूल जाना है। आपको स्कूल जाना है तो आप क्या अपने लिए एक अलग स्कूल बनवाओगे? आप भले कितने भी रिच हो तो क्या आप एक अपने लिए अलग स्कूल बनवाओगे? नहीं ना। तो आप क्या करोगे, जो पब्लिक, जो गवर्नमेंट हमारे लिए स्कूल बनाती है, या फिर जो भी कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो भी हमारे लिए कॉलेज या स्कूल बनाता है, आपको उसी में जाके पढ़ना पड़ेगा। आपके लिए कोई अलग से स्कूल या कॉलेज नहीं खुलेगा। तो ये हमें बताता है कि हमें पब्लिक फैसिलिटीज़ जो हमें प्रोवाइड की जाती हैं, हमें उसको क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर हमें काम करना ही होता है, हमें उसे यूज़ करना ही होता है। हम अपने लिए अलग चीज़ नहीं बना सकते हैं, हम अपने अलग हॉस्पिटल्स नहीं बना सकते हैं। तो ये बात हमें बताई जा रही है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ जो होती है उसमें सब तरीके के लोग उसमें क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, भले वो कितने रिच हों या कितने भी पुअर हों। तो जैसे यहाँ पे प्रदूषण मुक्त वातावरण आप खरीद सकते हो क्या? नहीं। बिना मिलावट की दवाएं खरीद सकते हो? नहीं। संक्रामक बीमारियों से बचाव, तो ये सारी चीज़ें तो आप खरीद नहीं सकते हो ना, कि अपने आप को बचाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपको बताया जाता है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सबको वो यूज़ करना होता है, चाहे वो कितना रिच हो या पुअर। अब देखो, जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों का उपभोग करने के लिए सार्वजनिक सुविधाएं एक अच्छा और सस्ता तरीका है। अगर आप खुद के हॉस्पिटल्स बनाओगे और उसी में जाके ट्रीटमेंट करवाओगे, अपने खुद के कॉलेजेस बनाओगे, तो ये आपको कितना महंगा पड़ेगा? ऐसे थोड़ा ना कोई करता है। तो ये क्या एक अच्छा और एक सस्ता तरीका है अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए। कैसे? पब्लिक फैसिलिटीज़ को यूज़ करके, सार्वजनिक सुविधाएं जो हैं उनको यूज़ करके। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, थोड़ा सा इसे पढ़ते हैं। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है। कम क्यों है? क्योंकि वहाँ क्या स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। अगर देखो, वहाँ पे जो बेबीज़ है 1 साल की उम्र से कम समय में मरने की, उनमें जो वहाँ पे जो बच्चे हैं 1 साल के बच्चे जो होते हैं, उनमें से जो पहले 1 साल की उम्र से पहले जो मर जाते हैं, उनके अनुपात को हम कहते हैं शिशु मृत्यु दर। तो वो वहाँ पे शिशु मृत्यु दर कम है, मतलब कि वहाँ पे 1 साल से कम उम्र के बच्चे की मरने की दर कम है। तो वहाँ पे ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे हेल्थ जो कि आपकी सुविधाएं हैं वो काफ़ी अच्छी होंगी, शिक्षा की जो सुविधाएं वो अच्छी होंगी, ताकि लोग जागरूक रहें। तो इस तरीके से वहाँ पे बताया जा रहा है कि शिक्षा और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे केस में, हेल्थ के जो आपके मामले होते हैं उसमें, शिशु मृत्यु दर को कम करने में। अब हम देखते हैं BMI क्या है, शरीर द्रव्यमान सूचकांक। इसका उपयोग यह ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि कोई व्यक्ति पोषित, अल्प पोषित या अधिक वजन का है या नहीं। तो इससे आप अपना भी पता लगा सकते हो कि आप किस कैटेगरी में आते हो, कि आप कम पोषित हो, आप पतले हो, आप मोटे हो, या फिर आप एकदम सामान्य हो। ठीक है, तो इसमें आप देखो, वज़न किलोग्राम में तथा ऊंचाई वर्ग मीटर में आपको रखनी है। एग्जाम्पल अब देखो, वज़न बाय ऊंचाई, ये आपका BMI का फॉर्मूला हो गया, वज़न डिवाइडेड बाय ऊंचाई। तो आप समझ लो किसी का वज़न है, ये एग्जाम्पल के लिए, जस्ट एग्जाम्पल, ये मत सोचना कि असली का है। तो वज़न देखो जिसका, समझ लो 25 किलोग्राम वज़न है। ठीक है, किलोग्राम में वज़न होना चाहिए। हाइट वर्ग मीटर में होनी चाहिए, और समझ लो किसी की हाइट क्या है, 1 वर्ग मीटर है। तो 1 तो हमने देख ली मीटर, और वर्ग उसका स्क्वायर करना है मतलब, तो यहाँ पे क्या कर दिया, उसका स्क्वायर कर दिया। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, स्क्वायर का तो स्क्वायर खोलोगे, 1 का तो 1 × 1 होगा, इक्वल्स टू 1 ही आने वाला है। तो यहाँ पे 25/1 ही आएगा, तो इक्वल्स टू हमारा 25 ही आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको बताया गया है कि 25 इसका आ गया। अब इसका स्केल होता है कि एक होता है, देखो ये होता है 18 से 25। अगर आप 18 से 25 के बीच आ रहे हो,
इस फॉर्मूले के अनुसार अपना कैलकुलेट करके, तो मतलब कि आप बिल्कुल सामान्य में हो, मतलब कि एकदम सही हो आप अपने हिसाब से, आप बिल्कुल पोषित हो। और अगर 18 से कम आता है आपका यहाँ पे आंसर, मतलब कि आप अल्प पोषित हो, मतलब कि आप पतले हो, दुबले पतले हो। और अगर आप 25 से हाई आता है, 25 से ज़्यादा आता है आपका, 25, 26, 27, 28, इस तरीके से 25 से ऊपर, ठीक है, 25 से ऊपर आता है आपका आंसर, दैट मीन्स आप मोटे हो या फिर आप सामान्य से अधिक हो, इस तरीके से आपको बताया जाता है यहाँ पे। तो इसी तरीके से आप अपना भी कैलकुलेट करना, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा कैलकुलेट करने में, फिर सब लोगों को बताना ये मैं तो बिल्कुल सही हूँ, इस तरीके से। अब हम देखते हैं मानव विकास रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है? तो मैंने किसी चीज़ को छोड़ा नहीं है आपकी बुक से, एनसीईआरटी में सब चीज़ को पढ़ेंगे हम एकदम A to Z सब कुछ। तो यहाँ पे अब देखो मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो ये क्या है ये देखते हैं। यद्यपि आय का स्तर महत्वपूर्ण है कि हमें मनी बताता है कि कौन कौन सा देश जो है उसके बीच में तुलना करने में हमारा आय जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर यह विकास के स्तर को मापने का अपर्याप्त मापदंड है। मतलब कि ये केवल यही नहीं है, मतलब ये अपर्याप्त है, मतलब ये काफ़ी नहीं है किसी देश की तुलना करने के लिए, ये आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो अन्य सूचक हमारे पास आ जाते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा एट्सेट्रा, मतलब आदि। वही बात जो मैंने आपको बताया था कि केवल इनकम ही सब कुछ नहीं है देश की तुलना करने में, हम अदर रिपोर्ट्स को भी देखते हैं, हम अदर फैक्टर्स को भी देखते हैं, जिसमें हमारा स्वास्थ्य आता है, शिक्षा आता है कि वो देश कितना शिक्षित है, उसमें साक्षरता दर कितनी है, स्वास्थ्य कैसा है लोगों का वहाँ पर, शिशु मृत्यु दर क्या है वहाँ की, तो ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो यहाँ पे हम देखो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट। तो ये देखो, ये ध्यान रखना, ये किससे प्रकाशित होती है मानव विकास रिपोर्ट? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो द्वारा प्रकाशित जो हमारी मानव विकास रिपोर्ट है वो देशों की तुलना निम्न आधार पर करती है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि जो मानव विकास रिपोर्ट है वो किस आधार पर देशों की तुलना करती है, तो आपको आंसर लिखना होगा शैक्षिक स्तर पर, मतलब जो वहाँ के शिक्षित लोग कितने हैं, वहाँ पे साक्षरता दर कितनी है, उस हिसाब से हमारी मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना करती है। स्वास्थ्य स्थिति कैसी है ये भी देखती है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, मनी भी देखती है, प्लस जीवन प्रत्याशा कि वहाँ के लोग कितनी साल तक जीते हैं ये भी देखती है। तो यहाँ देख रहे हो ना आपकी पैसे के साथ साथ वो किन किन चीज़ों को देखती है देशों की तुलना करने में, यहाँ पे ये बताया जा रहा है आपको। तो ये हमने देख लिया, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा सबको। तो अब हम देखते हैं HDI क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर इसकी फुल फॉर्म होगी। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो HDI का हिंदी में हम कहते हैं मानव विकास सूचकांक, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा रखा गया ऐसा मापदंड जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न देशों का सामाजिक तथा आर्थिक उपलब्धियों के आधार पर स्थान निर्धारित किया जाता है। तो ये आपको बताया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा क्या कि एक मापदंड है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, जिसके आधार पर विभिन्न देशों की सामाजिक और आर्थिक उपलब्धियों के आधार पर क्या किया जाता है, उन देशों को नंबरिंग दी जाती है, उनकी जो स्टेट होती है वो बताया जाता है कि आप किस कैटेगरी में आते हो। तो ये हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर है HDI। एग्जाम्पल आप देखो, साक्षरता दर हो गया, उसके आधार पर आपको बताएंगे आपकी जो औसत आय है वो हो गया। तो इस तरीके से ये आपको बताया गया है। अब थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं छोटी छोटी सी, वो देख लेते हैं। छोटा सा देश श्रीलंका हर विषय में भारत से आगे है, वो हमसे छोटा है फिर भी वो हर चीज़ में हमसे आगे है, हर चीज़ में, मतलब साक्षरता दर में हो गया और वहाँ की जो स्वच्छता के मामले में जो भी बातें हैं उस चीज़ में, तो इन सब चीज़ों में वो आगे है हमसे। यद्यपि यहाँ पे नेपाल आएगा, ये नीलाप लिख दिया है। यद्यपि नेपाल और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कम है, भले ही उनकी जो प्रति व्यक्ति आय, दैट मीन्स औसत आय जो हमारे भारत है उससे कम है बांग्लादेश और नेपाल की, लेकिन फिर भी वो भारत से आयु संभाव्यता में पीछे नहीं है। मतलब कि वहाँ के लोग ज़्यादा जीते हैं इंडिया के लोगों के मुताबिक। मतलब कि आप देख सकते हो वहाँ की जो हेल्थ, जो वहाँ की सुविधाएं होंगी, स्वास्थ्य सुविधाएं, वो कितनी अच्छी होंगी। तो ये आपको बताया जा रहा है यहाँ पे। अब लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का
विकास की धारणीयता, मतलब कि जो विकास है वो किस तरीके से निरंतर जारी रखना चाहिए या फिर रखा जाता है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो धारणीयता से अभिप्राय है सतत पोषणीय विकास, अर्थात ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी तक ही सीमित ना रहे बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी मिले। तो धारणीयता का मतलब क्या है कि निरंतर जारी रहना या उसे रखना, मतलब कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको भी विकास की उतनी ही क्या इम्पोर्टेंस पता हो और उनको भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी हमको होगी, मतलब कि उतनी ही उनको भी होगी जितनी हमें है। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि धारणीयता से अभिप्राय है सतत पोषणीय विकास, मतलब कि ऐसा विकास हो कि वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी क्या हो, एक तरीके से काम में आए और सीमित रहे, उनके लिए भी, केवल हमारे लिए ही सीमित ना हो, उनके लिए भी वो काम में आए और वो लोग भी विकास का उतना ही आनंद ले पाएँ जितना हम लोग लेते हैं। अब देखो, वैज्ञानिकों का कहना है कि हम संसाधनों का जैसे प्रयोग कर रहे हैं उससे लगता है कि संसाधन शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। इसमें कोई दो राहें नहीं है कि हम सबको पता है कि हम किस तरीके से अपने संसाधनों का यूज़ कर रहे हैं। हर चीज़ में हम कुछ ज़्यादा ही ओवर करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करते हैं, पेट्रोल्स वेस्ट करते हैं इधर उधर जाके फालतू में, है ना। बिल्कुल सही बात है। तो आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें पता है, इसके लिए हमें जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं उसको फॉलो करना चाहिए, उसका यूज़ करना चाहिए। बसेस से ट्रैवल करो और जिससे कि क्या हो, ज़्यादा पेट्रोल वेस्ट ना हो, ज़्यादा डीजल वेस्ट ना हो, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो। जैसे भी हो, इलेक्ट्रिसिटी हमारे इंडिया में बनती किससे, कोयले से ही बनती है ज़्यादा मात्रा में। तो इसीलिए अगर आप कोयला वेस्ट करोगे तो ऑब्वियसली कोयले से ही फिर क्या होगा, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ करोगे ऑब्वियसली जो कोयला है, कोयले से पॉल्यूशन होता है, तो ये क्या होगा, पॉल्यूशन ज़्यादा होगा। तो ये आपको बात यहाँ पे बताई जा रही है कि क्या करना है आपको, आने वाली पीढ़ी के लिए ये नहीं बचने वाले हैं अगर आप इस तरीके से यूज़ करोगे। तो इसीलिए आपको संभल के यूज़ करना है सब चीज़ों को, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसका यूज़ कर सके। एग्जाम्पल आपको बताया जा रहा है, भूमिगत जल है, कच्चा तेल है, ये सब क्या हो रहा है, धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। तो कच्चा तेल हमारा गैर नवीकरणीय, मतलब उसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता, और भूमिगत जल है वो है नवीकरणीय संसाधन, मतलब कि वो बार बार बनता रहता है, लेकिन क्या पता एक दिन वो भी ना बने। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको बताया जा रहा है चीज़ें कि विकास की धारणीयता मतलब कि वो निरंतर जारी रहे। इसीलिए आपको क्या करना है, जो अपने संसाधन है उनको लिमिटेड यूज़ करना है, उसका अंधाधुंध प्रयोग नहीं करना है। तो ये चैप्टर कितना बढ़िया था, हमने क्या क्या चीज़ सीखी, इससे कितनी सारी चीज़ें सीखी है, राइट। तो क्या आप भी चाहोगे कि आपका देश नंबर वन बन जाए, आप भी चाहोगे कि उसकी प्रति व्यक्ति आय बढ़े, चाहो कि साक्षरता दर बढ़े। उसके लिए आपको एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे को शिक्षित करो, एक दूसरे को जागरूक करो। ओके, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट नोट्स की वीडियो के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।